हेलो एवरीवन, ये इस सीरीज की 6th वीडियो है। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 10th के 6th चैप्टर को, जो कि है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ये चैप्टर थोड़ा सा कंसेप्चुअल है, इसको आपको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना है। इस चैप्टर को आज हम काफी शॉर्ट टाइम में बेस्ट पॉसिबल एनिमेशन से इस तरह से कंप्लीट करेंगे कि आपकी बोर्ड एग्जाम में काफी हेल्प हो सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि इस चैप्टर का नाम है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, तो इस चैप्टर में हम उन सिस्टम्स के बारे में पढ़ेंगे जो कि हमारी बॉडी को कंट्रोल करते हैं। लेकिन उन सिस्टम्स के बारे में पढ़ने से पहले हम ये जान लेते हैं कि कंट्रोल क्या होता है और कोऑर्डिनेशन क्या होता है। तो हम कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की डेफिनेशन को अलग अलग समझेंगे। तो कंट्रोल एक पावर होती है ऑर्गेनिज्म की, जिससे बॉडी में कोई भी सिस्टम या रिएक्शन को स्टार्ट किया जा सके, उसको स्लो डाउन किया जा सके और उसको स्टॉप किया जा सके। इसे एक तरह से आप ऐसे समझें कि ऑर्गेनिज्म के अंदर ये ऐसी पावर होती है जिससे कुछ भी, जैसे कि रिएक्शन या कोई भी सिस्टम हमारी बॉडी में स्टार्ट, स्लो डाउन और स्टॉप हो सकता है। वहीं पर अगर बात करें कोऑर्डिनेशन की, तो कोऑर्डिनेशन उस प्रोसेस को कहा जाता है जिसमें बॉडी के सभी सिस्टम्स एक साथ काम करते हैं बॉडी के फंक्शंस को सही से परफॉर्म करने के लिए, और बॉडी में जो भी चेंजेस वगैरह होते हैं उनके लिए भी सही से रिस्पॉन्स करते हैं। ये जो कोऑर्डिनेशन होता है वो फर्दर 2 टाइप्स का होता है, जो कि है नर्वस कोऑर्डिनेशन और हार्मोनल कोऑर्डिनेशन। नर्वस कोऑर्डिनेशन मेनली हायर एनिमल्स जैसे कि ह्यूमंस वगैरह में देखने को मिलता है, जो कि ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व से मिलकर बना होता है। वहीं पर जो हार्मोनल कोऑर्डिनेशन होता है वो एनिमल्स में भी होता है, लेकिन ये मेनली प्लांट्स में हो रहा होता है। हार्मोनल कोऑर्डिनेशन मेनली केमिकल्स के रिलीज से हो रहा होता है और ये बेसिकली प्लांट्स में होता है। तो अब हमें इन दोनों कोऑर्डिनेशन को अच्छे से डिटेल में समझना है। तो पहले हम समझते हैं नर्वस कोऑर्डिनेशन को। तो हम नर्वस कोऑर्डिनेशन को ह्यूमंस के अंदर समझेंगे। तो बेसिकली अब हम नर्वस सिस्टम को ही समझेंगे। तो ह्यूमन बींग्स में या हायर एनिमल्स में नर्वस टिश्यू और मस्कुलर टिश्यू रिस्पॉन्सिबल होते हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के लिए, और हमारी बॉडी में जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो नर्व सेल से रिसीव होती है रिसेप्टर्स के थ्रू। ये इंफॉर्मेशन मेनली नर्व सेल की टिप से रिसीव की जाती है। तो अभी हमने देखा कि नर्व सेल की टिप से इंफॉर्मेशन रिसीव की जाती है रिसेप्टर्स के थ्रू। तो आइए अब हम ये देखते हैं कि ये नर्व सेल और रिसेप्टर क्या होते हैं। तो नर्व सेल्स ऐसे टाइप के सेल्स होते हैं जो कि हमारी बॉडी में मैसेजेस या इंफॉर्मेशन को सेंड या रिसीव करते हैं, बॉडी से ब्रेन में और ब्रेन से बॉडी में। तो हमारी बॉडी में मोस्टली इंफॉर्मेशन ब्रेन से ही आती है। तो नर्व सेल जो होते हैं बॉडी से ब्रेन में और ब्रेन से बॉडी में इंफॉर्मेशन को पास करते हैं। नर्व सेल को न्यूरॉन्स भी कहा जाता है। वहीं पर अगर हम बात करें रिसेप्टर्स की, तो ये ऐसी स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर होती है जो कि सेल मेम्ब्रेन के अंदर पाई जाती है, और ये मोस्टली हमारी बॉडी के जो सेंस ऑर्गन होते हैं उनमें लोकेटेड होती है। हमारी बॉडी में मेनली सेंस ऑर्गन्स होते हैं आईज, ईयर, नोज, टंग एंड स्किन। तो ह्यूमन बॉडी में यूजुअली रिसेप्टर्स इन्हीं ऑर्गन्स में पाए जाते हैं। जैसे कि आईज में फोटो रिसेप्टर्स पाए जाते हैं जो कि लाइट को कंट्रोल करते हैं और जिसकी वजह से हम देख पाते हैं। ईयर्स में ऑडिटरी रिसेप्टर्स पाए जाते हैं जो कि साउंड को कंट्रोल करते हैं, जिनकी वजह से हम सुन पाते हैं। नोज के अंदर ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स होते हैं जो कि स्मेल को कंट्रोल करते हैं, जिनकी वजह से हम चीजों को स्मेल कर पाते हैं। टंग के अंदर गोस्टेटरी रिसेप्टर्स पाए जाते हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं ह्यूमंस में टेस्ट के लिए। ऐसे ही जो स्किन होती है उसमें थर्मो रिसेप्टर्स पाए जाते हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं हमारी बॉडी में हीट और कोल्ड के लिए। इन सभी रिसेप्टर्स पर स्पेशलाइज्ड न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं मैसेजेस या नेसेसरी इंफॉर्मेशन को सेंड या रिसीव करने के लिए। रिसेप्टर्स एंड न्यूरॉन्स एक साथ को रिलेशन में काम करते हैं और ये ऑल ओवर बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। तो रिसेप्टर्स और न्यूरॉन्स को शॉर्ट में समझने के बाद अब हमें समझना है नर्वस सिस्टम को। तो जो नर्वस सिस्टम होता है वो 2 टाइप्स का होता है, जो कि है सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। जिसमें सेंट्रल नर्वस सिस्टम में मेनली 2 पार्ट्स होते हैं जो कि है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। वहीं पर जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है यानी कि पीएनएस, उसमें मेनली सभी नर्व्स आती हैं जो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी कि सीएनएस से ही निकलती हैं। ये नर्व्स ऑल ओवर बॉडी में सब जगह प्रेजेंट होती हैं। तो हमने देखा कि जो सभी नर्व्स होती हैं वो सीएनएस से निकलती हैं। सीएनएस के अंदर जो नर्व्स ब्रेन से निकलती हैं उन्हें क्रेनियन नर्व्स कहा जाता है। वहीं पर जो नर्व्स स्पाइनल कॉर्ड से निकलती हैं उन्हें स्पाइनल नर्व्स कहा जाता है। तो सीएनएस और पीएनएस में हम पहले पीएनएस को समझ लेते हैं। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में 2 टाइप्स की नर्व्स होती हैं, जो कि हैं सोमैटिक नर्व्स
और ऑटोनोमिक नर्व्स। तो सोमैटिक नर्व्स वो नर्व्स होती हैं जो कि हमारी बॉडी के सभी वॉलेंटरी एक्शंस को कंट्रोल करती हैं। वॉलेंटरी एक्शंस उन एक्शंस को कहा जाता है जो कि हमारे कंट्रोल में होते हैं, जैसे कि बात करना, चलना, डांस करना एटसेट्रा। तो ऐसे सभी एक्शंस जो हमारी बॉडी में हम खुद कंट्रोल कर सकते हैं, वो सारे एक्शंस को सोमैटिक नर्व्स कंट्रोल करती हैं। तो ये आपको याद रखना है कि सोमैटिक नर्व्स वॉलेंटरी एक्शंस को कंट्रोल करती हैं। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर दूसरी टाइप की नर्व्स होती है ऑटोनोमिक नर्व्स। तो ये वो नर्व्स होती हैं जो कि हमारी बॉडी में इनवॉलेंटरी एक्शंस को कंट्रोल करती हैं। इनवॉलेंटरी एक्शंस उन एक्शंस को कहा जाता है जिन्हें हमारी खुद की बॉडी कंट्रोल नहीं करती है, जैसे कि हार्ट बीट, डाइजेशन। तो हम चाहें या ना चाहें, कुछ प्रोसेसेस हमारी बॉडी में हमेशा चलती रहती हैं, उन पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता। जैसे जो हार्ट बीट होती है, तो हमारा हार्ट हर टाइम धड़कता रहता है, उस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता। तो ऐसे सभी एक्शंस जिन पर हमारी बॉडी का कोई कंट्रोल नहीं होता, उन एक्शंस को हम नॉन वॉलेंटरी एक्शंस कहते हैं। ये जो ऑटोनोमिक नर्व्स होती हैं, वो फर्दर 2 टाइप्स की होती हैं, जो कि है सिंपैथेटिक नर्व्स और पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स। तो जो सिंपैथेटिक नर्व्स होती हैं, वो हमारी बॉडी को प्रिपेयर करती हैं पोटेंशियल डेंजर के टाइम पर। जैसे जब कभी हमें गुस्सा आता है, तो आपने नोटिस किया होगा कि हमारी आंखें लाल हो जाती हैं, हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। या जब कभी हम बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं या सैड हो जाते हैं, तो हमारी बॉडी भी उसी तरह से रिस्पॉन्ड करती है। तो ये सब बॉडी अपने आप को सिचुएशन के हिसाब से तैयार करती है, और ये सब सिंपैथेटिक नर्व्स के थ्रू होता है। तो जब ये सब कुछ चल रहा होता है, उसी के पैरेलल में जो दूसरे टाइप की नर्व्स होती हैं, वो पोटेंशियल डेंजर की सिचुएशन में बॉडी को काम रहने में हेल्प करती हैं और ओवर थिंकिंग से भी रोकती हैं। जैसे कि आपने नोटिस किया होगा कि कभी कभी हम काफी गुस्से में होते हैं, लेकिन फिर धीरे धीरे नॉर्मल हो जाते हैं, या कभी कभी हम बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं, लेकिन उस केस में भी हम धीरे धीरे जो है वो नॉर्मल हो जाते हैं। तो ये जो सब है वो पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स के कारण होता है। तो अब आप देखिए, जो सिंपैथेटिक नर्व्स होती हैं, वो हमारी बॉडी को तैयार करती हैं फाइट या किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन के रिस्पॉन्स के लिए। वहीं पर पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स बॉडी को काम डाउन करती हैं। अब हमें डायग्राम के थ्रू ये देखना है कि एक पर्टिकुलर नर्व सेल कैसा दिखता है और वो कैसे काम करता है। तो जो नर्व सेल होता है उसे न्यूरॉन भी कहा जाता है। तो अब अगर मैं कहीं न्यूरॉन टर्म का यूज करूं, तो आपको समझ जाना है कि यहाँ पर नर्व सेल की ही बात हो रही है। तो आप ये जो डायग्राम देख रहे हैं, ये है एक न्यूरॉन। ऐसे ही आपकी बॉडी में मिलियंस में न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं। तो इस डायग्राम में ये स्ट्रक्चर है डेंड्राइट, ये है एक्सॉन, ये है सेल बॉडी और ये है न्यूक्लियस, और ये जो लास्ट में आप देख रहे हैं इसे नर्व एंडिंग कहा जाता है। तो ये तो है न्यूरॉन का डायग्राम। अब हम देखते हैं इसकी वर्किंग, मतलब कि ये काम कैसे करता है। तो सबसे पहले कोई भी मैसेज या इन्फॉर्मेशन जो बॉडी के अंदर होती है, वो न्यूरॉन के डेंड्राइट टिप पर एक्वायर होती है। वहां पर एक केमिकल रिएक्शन होती है जिससे इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट होती है। इलेक्ट्रिकल इम्पल्स बेसिकली एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल होता है जो कि एक्सॉन के थ्रू ट्रेवल करता है। तो सबसे पहले डेंड्राइट पर इंफॉर्मेशन को एक्वायर किया जाता है और वहीं पर एक इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट होती है, और इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट होने के बाद ये सेल बॉडी में आ जाती है। सेल बॉडी से पास होती हुई ये इन्फॉर्मेशन एक्सॉन में पहुंच जाती है, और एक्सॉन के बाद ये इन्फॉर्मेशन नर्व एंडिंग में पहुंच जाती है। तो ये तो हो गई बात कि एक पर्टिकुलर न्यूरॉन के अंदर इन्फॉर्मेशन कैसे ट्रेवल करती है। तो हम जानते हैं कि हमारी बॉडी में मिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं, और इन्फॉर्मेशन को काफी सारे न्यूरॉन से पास होना होता है। तो अब हम देखते हैं कि कोई भी पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में कैसे पास होती है। तो एक न्यूरॉन की एंडिंग में काफी सारे और न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं जो कि एक दूसरे से सिनेप्स के थ्रू कनेक्टेड होते हैं। और बात करें सिनेप्स की, तो सिनेप्स एक जंक्शन होता है दो न्यूरॉन्स के बीच में, जहां पर एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में इंफॉर्मेशन पास होती है। और ये आपको याद रखना है कि एक न्यूरॉन की नर्व एंडिंग से जो इंफॉर्मेशन होती है वो सिनेप्स के थ्रू अगले न्यूरॉन की डेंड्राइट टिप पर ही पास होती है, और अगले न्यूरॉन के अंदर सेम प्रोसेस रिपीट होती है। और ये जो प्रोसीजर होता है इंफॉर्मेशन की पासिंग का, वो आगे भी ऐसे ही कंटिन्यू रहता है। तो कुछ इस तरह से हमारी बॉडी में इंफॉर्मेशन पास होती है। ये जो इंफॉर्मेशन या मैसेजेस होते हैं वो हमारी बॉडी में दो टाइप के न्यूरॉन से पास होते हैं, जो कि है सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन। तो सेंसरी न्यूरॉन्स वे न्यूरॉन्स होते हैं जो कि इंफॉर्मेशन को सेंस करके हमारे ब्रेन में पहुंचाते हैं, और मोटर न्यूरॉन्स वे न्यूरॉन्स होते हैं जो कि ब्रेन से जो भी रिस्पॉन्स होता है उसे बॉडी तक पहुंचाते हैं। आगे हमें समझना है काफी इम्पोर्टेंट टर्म को, जो कि है रिफ्लेक्स एक्शन।
इसकी डेफिनेशन को समझने से पहले हम एक कंडीशन की बात करते हैं। तो आप लोगों ने कभी किसी गर्म चीज को गलती से टच किया होगा। तो आपने जब किसी गर्म चीज को गलती से टच किया होगा तो आपने बिना कुछ सोचे समझे उस जगह से तुरंत हाथ उठा लिया होगा। तो आपने ऐसा क्यों किया? क्योंकि हमने तो पढ़ा है कि पहले पूरी इन्फॉर्मेशन ब्रेन में जाती है, फिर ब्रेन रिस्पॉन्ड करता है, तब जाके हम कोई एक्शन लेते हैं। लेकिन इस केस में आप देखिए ऐसा तो कुछ हुआ नहीं। तो जितने भी सडन इनवॉलेंट्री रिस्पॉन्स होते हैं जिनमें कोई थिंकिंग इन्वॉल्व नहीं होती, उन एक्शंस को रिफ्लेक्स एक्शन कहा जाता है। इसे सिंपली आप ऐसे समझिए कि एकदम दिए गए रिस्पॉन्स जिनमें थिंकिंग इन्वॉल्व ना हो उन्हें रिफ्लेक्स एक्शन कहा जाता है। और इन एक्शंस में थिंकिंग यानी कि सोचना इसलिए इन्वॉल्व नहीं होता क्योंकि ये काफी ज्यादा क्विक एंड फास्ट होते हैं। तो रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है ये तो हमने देख लिया। अब हमें ये देखना है कि ये कैसे होता है, यानी कि इसका रास्ता हमें देखना है कि ये किस तरह से होता है। तो रिफ्लेक्स एक्शन जो है वो रिफ्लेक्स आर्क से होता है। रिफ्लेक्स आर्क एक पाथवे होता है जिससे रिफ्लेक्स एक्शन होता है। आप इस डायग्राम को देखिए, इसमें रिफ्लेक्स आर्क को शो किया गया है। हम रिफ्लेक्स आर्क को किसी हॉट सरफेस के थ्रू समझेंगे। रिफ्लेक्स आर्क में 3 न्यूरॉन्स इन्वॉल्व होते हैं जो कि है सेंसरी न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन और रिले न्यूरॉन। तो अब आप थोड़ा गौर कीजिएगा। तो जब हमारा हाथ किसी हॉट सरफेस को टच करता है तो हमारी स्किन पर जो थर्मो रिसेप्टर्स होते हैं वो इस हीट के सिग्नल या इंफॉर्मेशन को रिसीव करते हैं। और ये जो सेंसरी न्यूरॉन होते हैं वो इस हॉटनेस की इंफॉर्मेशन को स्पाइनल कॉर्ड तक पहुंचाते हैं। आगे ये इंफॉर्मेशन ब्रेन में भी जाती है, लेकिन इसका जो रिस्पॉन्स होता है वो स्पाइनल कॉर्ड में ही हो जाता है। स्पाइनल कॉर्ड के अंदर रिले न्यूरॉन जो कि सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन को आपस में कनेक्ट करती है वो प्रेजेंट होती है। तो स्पाइनल कॉर्ड का रिस्पॉन्स रिले न्यूरॉन से मोटर न्यूरॉन में पहुंच जाता है और फिर ये रिले न्यूरॉन मोटर न्यूरॉन को सिग्नल देती है हाथ को हटाने के लिए, और फिर हम अपना हाथ हटा लेते हैं। तो कुछ इस तरह से रिफ्लेक्स एक्शन होता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि रिफ्लेक्स एक्शन में ब्रेन का कोई रोल नहीं होता है। नेक्स्ट हमें समझना है इस चैप्टर के काफी इंपोर्टेंट या कहूँ सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक को, जो कि है ह्यूमन ब्रेन। तो ब्रेन जो है ह्यूमन बॉडी का सबसे इम्पोर्टेंट ऑर्गन होता है जो कि मेनली 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, जो कि है फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। ये जो आप अपनी स्क्रीन पर डायग्राम देख रहे हैं ये है फुली लेबल्ड ब्रेन। ये डायग्राम काफी बड़ा होता है तो डायरेक्टली ये एग्जाम में नहीं पूछा जाता, लेकिन कई बार एग्जाम में इसकी लेबलिंग पूछी जाती है। इसीलिए आपको इसमें ये अच्छे से याद करना है कि कौन सी चीज ब्रेन में कहाँ पर प्रेजेंट होती है। इसके साथ ब्रेन की जो कवरिंग होती है उसे स्कल या क्रेनियम कहा जाता है, जो कि ब्रेन को प्रोटेक्ट करती है किसी एक्सीडेंट के टाइम पर। तो हमने देखा है कि ब्रेन के 3 पार्ट्स होते हैं, तो चलिए समझते हैं अब उन तीनों पार्ट्स को। तो शुरुआत करते हैं फोरब्रेन से। तो ब्रेन का ये वाला पार्ट फोरब्रेन होता है। इसमें 2 चीजें इंक्लूडेड होती हैं जो कि है सेरेब्रम और हाइपोथैलेमस। तो सेरेब्रम के अंदर थिंकिंग सेंटर, स्पीच सेंटर, जजमेंट सेंटर, इमोशनल सेंटर प्रेजेंट होते हैं। तो जो कुछ भी हम सोचते हैं, बोलते हैं, जज करते हैं, ये सब कुछ हमारी बॉडी में सेरेब्रम के कारण ही होता है। ये सब डिसीजन सेरेब्रम के थ्रू ही लिए जाते हैं। सेरेब्रम हमारे ब्रेन का लार्जेस्ट पार्ट होता है और ये हमारी बॉडी के सभी वॉलंटरी एक्शंस को कंट्रोल करता है और इसे ब्रेन की अर्थमेटिक यूनिट भी कहा जाता है। वहीं पर जो हाइपोथैलेमस होता है वो हमारी बॉडी में हंगर, थ्रिस्ट और टेम्परेचर को कंट्रोल करता है, यानी कि हमें जो भूख प्यास लगती है और खाना खाने के बाद या पानी पीने के बाद फुलफिलमेंट की जो फीलिंग आती है वो सब कुछ हाइपोथैलेमस की वजह से ही होता है। तो ये था हमारा फोरब्रेन। फोरब्रेन के बाद हमें देखना है मिड ब्रेन को। तो आपकी एनसीईआरटी में इसके स्पेसिफिक फंक्शंस तो दिए नहीं हैं, लेकिन आप बस इतना याद रखें कि मिड ब्रेन में ऑडिटरी और विजुअल प्रोसेसिंग सेंटर प्रेजेंट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब आपको कोई आवाज देता है तो आप उसे सुनकर वापस उसकी तरफ रिस्पॉन्स करते हैं। ये सब मिड ब्रेन के कारण होता है। इसके बाद है ब्रेन का तीसरा पार्ट जो कि है हाइंड ब्रेन। तो हाइंड ब्रेन जो है वो मिड ब्रेन के साथ मिलकर कुछ इनवॉलेंटरी एक्शंस को कंट्रोल करता है। हाइंड ब्रेन के 3 मेन पार्ट्स होते हैं जो कि हैं पोन्स, मेडुला और सेरेबेलम, जिसमें से जो पोन्स और मेडुला होते हैं वो हमारी स्लीप साइकिल, वेकअप साइकिल, ब्रीथिंग, हार्टबीट जैसे और भी इनवॉलेंटरी एक्शंस को कंट्रोल करते हैं। तो अगर हम सो रहे होते हैं या और भी कुछ कर रहे होते हैं तब भी पोन्स और मेडुला अपने फंक्शंस को कर रहे होते हैं। हाइंड ब्रेन के अंदर पोन्स और मेडुला के बाद अब हम बात करते हैं सेरेबेलम की। तो ये हमारी बॉडी पोस्चर और बॉडी बैलेंस को कंट्रोल करता है।
तो आपने कभी किसी शराबी को देखा होगा, तो जब कोई शराबी इंसान शराब पी लेता है तो वो सही से खड़ा नहीं हो पाता और ना ही सही से चल पाता है। तो ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि अल्कोहल कंजप्शन से सेरेबेलम पर इफेक्ट पड़ता है, जिससे हमारा बॉडी पोस्चर खराब हो जाता है और हम सही से चल नहीं पाते। तो ब्रेन को समझने के बाद अब हम समझते हैं सीएनएस के दूसरे पार्ट को, जो कि है स्पाइनल कॉर्ड। तो ये है स्पाइनल कॉर्ड का डायग्राम ह्यूमन बॉडी के अंदर। तो ह्यूमन बॉडी के अंदर स्पाइनल कॉर्ड कुछ ऐसी होती है। ये हमारी बॉडी की बैक साइड में प्रेजेंट होती है, जो कि हमारे ब्रेन को लोअर बैक से कनेक्ट करती है, और हमारी बॉडी से जो भी सिग्नल्स पास होते हैं वो सब इसी के थ्रू ट्रांसपोर्ट होते हैं, और इसी के साथ हमारी बॉडी में जो भी रिफ्लेक्स एक्शंस होते हैं वो सब स्पाइनल कॉर्ड के कारण ही होते हैं। आगे हमें समझना है सीएनएस प्रोटेक्शन को, यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर आने वाले ऑर्गन्स की प्रोटेक्शन। तो हम जानते हैं कि सीएनएस के अंदर 2 ऑर्गन्स आते हैं, जो कि हैं ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। तो बेसिकली अब हमें ये देखना है कि हमारी बॉडी में ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड कैसे प्रोटेक्टेड रहते हैं। तो ब्रेन के बारे में तो अभी हम देख चुके हैं कि ये क्रेनियम लेयर या स्कल के द्वारा प्रोटेक्टेड रहता है, लेकिन इसके साथ ब्रेन की प्रोटेक्शन के लिए फ्लूइड फिल्ड बैलून टाइप स्ट्रक्चर भी होती है, जो कि ब्रेन को प्रोटेक्ट करती है और शॉक एब्जॉर्प्शन वगैरह में हेल्प करती है। वहीं पर जो स्पाइनल कॉर्ड होती है वो वर्टिब्रल कॉलम से प्रोटेक्टेड रहती है। इसके साथ ये वर्टिब्रल कॉलम ह्यूमन बॉडी को शेप देती है। तो आपको वर्टिब्रल कॉलम के इन दोनों फंक्शंस को याद रखना है, जो कि है स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करना और ह्यूमन बॉडी अंदर कोऑर्डिनेशन कैसे होता है। तो प्लांट्स के अंदर कोऑर्डिनेशन के लिए नर्वस सिस्टम नहीं होता है, और प्लांट्स के अंदर मोस्टली कोऑर्डिनेशन हार्मोन्स के थ्रू होता है। तो प्लांट्स के अंदर बेसिकली मूवमेंट या कोऑर्डिनेशन 2 टाइप से होता है, जो कि है ड्यू टू स्टिमुलस और ड्यू टू ग्रोथ। तो पहले हम ये समझ लेते हैं कि स्टिमुलाई क्या होता है। तो स्टिमुलाई एक ऐसा चेंज होता है प्लांट्स के अंदर जिसकी वजह से फिजिकल और बिहेवियरल चेंज हमें देखने को मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें प्लांट्स की, तो कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं कि अगर हम उनकी लीव्स को टच कर देते हैं तो वो फोल्ड अप हो जाती हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि प्लांट्स एक्सटर्नल स्टिमुलाई को रिस्पॉन्ड करते हैं। स्टिमुलाई से रिस्पॉन्स को देखने के बाद आगे हमें समझना है मूवमेंट ड्यू टू ग्रोथ को। तो प्लांट्स जो है वो किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में ग्रोथ की तरफ रिस्पॉन्ड करते हैं। तो ये ग्रोथ डायरेक्शनल होती है, और जो एनवायरनमेंट के ट्रिगर्स होते हैं जैसे कि लाइट, ग्रेविटी, प्लांट्स मेनली इन्हीं के रिस्पॉन्स में डायरेक्शनल ग्रोथ शो करते हैं। आपने शायद कभी नोटिस किया होगा कि जो प्लांट्स होते हैं उनकी ब्रांचेस लाइट की तरफ बेंड होती हैं। आप जो पॉट प्लांट्स होते हैं यानी कि गमले वाले छोटे प्लांट्स, उनमें ये चीज नोटिस कर सकते हैं। और प्लांट्स की जो ग्रोथ होती है लाइट की तरफ, उसे फोटोट्रोपिज्म कहा जाता है। प्लांट्स लाइट के साथ ग्रेविटी की तरफ भी ग्रोथ शो करते हैं। जैसे जो प्लांट्स की रूट्स होती हैं वो ग्रेविटी की तरफ ग्रोथ शो करती हैं, जो कि अपोजिट होती हैं सनलाइट की ग्रोथ से। और प्लांट्स की ग्रेविटी की तरफ ग्रोथ को जियोट्रोपिज्म कहा जाता है। तो अब आप सोच रहे होंगे कि ये ट्रोपिज्म क्या है। तो ट्रोपिज्म का मतलब होता है टुवर्ड्स ग्रोथ। तो फोटोट्रोपिज्म और जियोट्रोपिज्म के बाद आगे हमें देखना है कीमोट्रोपिज्म को। तो जो प्लांट्स होते हैं वो केमिकल्स की तरफ भी अपनी ग्रोथ शो करते हैं। जैसे कि जो प्लांट्स के अंदर पोलन ट्यूब्स होते हैं वो ओव्यूल्स की तरफ ग्रोथ शो करते हैं। तो केमिकल्स की ही तरह जो प्लांट्स होते हैं वो वाटर की तरफ भी ग्रोथ शो करते हैं, जिसे हाइड्रोट्रोपिज्म कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल जो प्लांट्स की रूट होती हैं वो हमने देखा है कि नीचे की तरफ ग्रो होती हैं। वो जमीन में भी जो वाटर होता है उसकी तरफ ग्रो करती हैं। आपको एक बात याद रखना है कि जो मूवमेंट रिलेटेड टू ग्रोथ होती है वो धीरे से होती है, यानी कि आराम से होती है स्टिमुलस के रिस्पॉन्स के कंपैरिजन में। इसके बाद आगे हमें समझना है प्लांट हार्मोन्स को। तो प्लांट हार्मोन्स को फाइटो हार्मोन्स भी कहा जाता है, और इन फाइटो हार्मोन्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, जो कि है ग्रोथ प्रोमोटर हार्मोन्स और ग्रोथ इनहिबिटर हार्मोन्स। जिसमें से ग्रोथ प्रोमोटर हार्मोन्स वे हार्मोन्स होते हैं जो कि प्लांट्स के अंदर ग्रोथ को प्रमोट करते हैं, यानी कि बढ़ाते हैं। और प्लांट्स के अंदर 3 ग्रोथ प्रोमोटर हार्मोन्स होते हैं, जिसमें कि पहला है ऑक्सिन। तो ये हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है प्लांट में सेल इलोंगेशन के लिए, यानी कि ये हार्मोन बेसिकली सेल इलोंगेशन करता है, जिसकी वजह से प्लांट में ग्रोथ देखने को मिलती है। दूसरा ग्रोथ प्रोमोटर हार्मोन है जिब्रेलिन। तो ये हार्मोन भी सेल इलोंगेशन में हेल्प करता है प्लांट्स के अंदर, और ये स्टेम की ग्रोथ में भी हेल्प करता है। और इसका मेन फंक्शन ये है कि ये फ्लावर की डेवलपमेंट में हेल्प करता है फ्लावरिंग के टाइम पर। तीसरा ग्रोथ प्रोमोटर हार्मोन है साइटोकाइनिन। तो ये जो साइटोकाइनिन होता है वो सेल डिवीजन, सीड जर्मिनेशन,
फ्लावर एंड फ्रूट की डेवलपमेंट में हेल्प करता है। तो ये थे प्लांट्स के कुछ ग्रोथ प्रोमोटर हार्मोन्स। इसके बाद हमें देखना है दूसरे टाइप के प्लांट हार्मोन्स को, जो कि है ग्रोथ इनहिबिटर हार्मोन्स। तो ये वो हार्मोन्स होते हैं जो कि प्लांट की ग्रोथ को इनहिबिट करते हैं, यानी कि रोकते हैं प्लांट्स के अंदर। बेसिकली प्लांट के अंदर दो ही ग्रोथ प्रोमोटर हार्मोन्स होते हैं, जिसमें कि पहला है एब्सिसिक एसिड। तो ये जो है वो प्लांट की ग्रोथ को रोकता है ग्रोथ प्रोमोटर हार्मोन को काउंटर करके। इसके साथ एब्सिसिक एसिड सीड डोरमेंसी को मेंटेन करता है, और लीव्स की जो कल्टिंग होती है, यानी कि पेड़ों से जो पुरानी पत्तियां झड़ती हैं, वो एब्सिसिक एसिड की वजह से ही होता है। इसके बाद दूसरा ग्रोथ इनहिबिटर हार्मोन है इथाइलिन। तो ये एक गैसियस प्लांट हार्मोन होता है जो कि प्लांट्स के अंदर फ्लावर ऑर्गन्स की ग्रोथ और डेवलपमेंट को स्टिमुलेट करता है। इसके साथ इथाइलिन फ्रूट की राइपनिंग में, यानी कि उसके पकने में हेल्प करता है। तो ये थे कुछ प्लांट हार्मोन्स, जिसमें से 3 ग्रोथ प्रोमोटर हार्मोन्स होते हैं और 2 होते हैं ग्रोथ रेगुलेटर हार्मोन, जो कि आपको याद रखने हैं हार्मोन्स को। एनिमल्स के अंदर मेनली ह्यूमन हार्मोन्स को। तो ह्यूमंस के अंदर जो हार्मोन्स होते हैं वो मेनली ग्लैंड्स से सीक्रेट होते हैं, और ग्लैंड्स मेनली 2 टाइप्स के होते हैं, जो कि हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड्स और एंडोक्राइन ग्लैंड्स। इन दोनों ग्लैंड्स में बेसिक डिफरेंस ये होता है कि एक्सोक्राइन ग्लैंड में स्पेशलाइज्ड डक्ट होता है जिसमें वो अपने हार्मोन सीक्रेट करते हैं, वहीं पर एंडोक्राइन ग्लैंड अपने हार्मोन्स को डायरेक्टली ब्लड में सीक्रेट करते हैं। आप इस टेबल को देखिए, इसमें ये हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड्स और ये हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो हमें यहाँ पर केवल एंडोक्राइन ग्लैंड्स की ही स्टडी करनी है। तो आप इस डायग्राम को देखिए, ये है हमारी बॉडी के मेन एंडोक्राइन ग्लैंड्स, जिन्हें अब हम एक एक करके समझ लेते हैं। तो पहला एंडोक्राइन ग्लैंड है पिट्यूटरी ग्लैंड। तो इस ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है, जो कि मेनली ब्रेन में प्रेजेंट होता है। इसी ग्लैंड से ग्रोथ प्रोमोटर हार्मोन सीक्रेट होते हैं, जो कि हमारी बॉडी की ग्रोथ को रेगुलेट करते हैं। तो आपने देखा होगा कि किसी इंसान की हाइट काफी ज्यादा कम रह जाती है और किसी इंसान की हाइट काफी ज्यादा बढ़ जाती है। तो ये सब इसी हार्मोन की वजह से होता है। इसकी डिफिशियंसी से ड्वार्फिज्म हो जाता है, जिसमें पर्टिकुलर इंडिविजुअल की हाइट काफी कम रह जाती है एवरेज से, और इसकी एक्सेस से गिग्नेटिज्म हो जाता है, जिसमें इंडिविजुअल की हाइट काफी ज्यादा ही बढ़ जाती है एवरेज से। आगे हमें समझना है दूसरे एंडोक्राइन ग्लैंड को, जो कि है एड्रेनल ग्लैंड। तो ये ग्लैंड हमारी बॉडी में किडनीज की टिप पर प्रेजेंट होता है। ये ग्लैंड एड्रेनल हार्मोन सीक्रेट करता है, जिसका फंक्शन होता है कि ये हमारी बॉडी को इमरजेंसी कंडीशन के लिए तैयार करता है। इसकी डिफिशियंसी से एडिशन डिसीज हो जाती है। नेक्स्ट ग्लैंड है थायराइड ग्लैंड। तो ये ग्लैंड नेक साइड में प्रेजेंट होता है, जो कि थायरोक्सिन हार्मोन सीक्रेट करता है, जो कि हमारी बॉडी में ग्रोथ और मेटाबॉलिज्म की रेट को बैलेंस करता है। इसकी कमी से हमारी बॉडी में गोइटर डिसीज हो जाती है। थायराइड के बाद अगला ग्लैंड है पैराथायराइड ग्लैंड। तो ये ग्लैंड थायराइड ग्लैंड की बैक साइड में लोकेटेड होता है, और ये पैराथायराइड हार्मोन सीक्रेट करता है, जो कि हमारी बॉडी में कैल्शियम के बैलेंस को रेगुलेट करता है। और अगर इसकी कमी हो जाती है हमारे ब्लड में, तो इससे हमारे ब्लड में कैल्शियम की कमी आ जाती है, जिसे हाइपोकैल्सीमिया कहा जाता है। इसके बाद अगला एंडोक्राइन ग्लैंड जो कि हमें समझना है वो है पेनक्रियास। तो ये ग्लैंड अपर एब्डोमेन और ड्यूडेनम के बीच में प्रेजेंट होता है, जो कि इंसुलिन और ग्लूकागन हार्मोन सीक्रेट करता है। इसका मेन फंक्शन ये है कि ये हमारे ब्लड में ग्लूकोज और ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन करता है, और अगर इसकी डिफिशियंसी हो जाती है हमारी बॉडी में, तो हमारी बॉडी में डायबिटीज डिसीज हो जाती है। आगे हमें समझना है सेक्स हार्मोन्स के बारे में। तो ह्यूमन बींग्स के अंदर मेल्स और फीमेल्स में सभी हार्मोन्स सेम होते हैं। सिर्फ सेक्स हार्मोन ही ऐसे हार्मोन्स होते हैं जो कि मेल्स में अलग होते हैं और फीमेल्स में अलग होते हैं। मेल्स में सेक्स हार्मोन होता है टेस्टोस्टेरोन, और फीमेल्स में होता है प्रोजेस्टेरोन और ईस्ट्रोजन। इनके बारे में डिटेल्ड स्टडी हम अगले चैप्टर में करेंगे। यहाँ केवल आपको इनके नाम ही याद रखने हैं। चैप्टर के बिल्कुल लास्ट में हमें समझना है फीडबैक मैकेनिज्म को। तो जो फीडबैक मैकेनिज्म होता है वो हार्मोन्स के रिलीज होने की टाइमिंग और उनके अमाउंट को रेगुलेट करता है, यानी कि हमारी बॉडी में कब कितने अमाउंट में हार्मोन सीक्रेट होना होता है, ये सब कुछ फीडबैक मैकेनिज्म ही कंट्रोल करता है। जैसे कि जब हम सिंपली बैठे हुए होते हैं तब हमारा एड्रेनल हार्मोन सीक्रेट नहीं होता, लेकिन जब भी कोई इमरजेंसी या एक्सीडेंटल सिचुएशन आती है तो एड्रेनल हार्मोन सीक्रेट हो जाता है। तो ये सब और इसके अलावा और भी हार्मोन्स जो हमारी बॉडी में सीक्रेट होते हैं वो सब फीडबैक मैकेनिज्म से ही रेगुलेट होते हैं। तो इस वीडियो में केवल इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसे लाइक कर सकते हैं
और चाहें तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं इस सीरीज की नेक्स्ट वीडियोस को देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय।